अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उर्दू अदब के एक मशहूर नावल ला हासिल का सफ़र। इस नावल को लिखा है उमैरा अहमद ने। इस एपिसोड में हम कहानी के शुरुआती हिस्सों को समझेंगे, जहां दो मुख्तलिफ जिंदगियां और दो मुख्तलिफ सोच रखने वाले किरदार हमारे सामने आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ला हासिल एपिसोड 1 का खूबसूरत और दिलचस्प सफ़र। तारीकी में उसने अपने पाँव संगीत के नीचे ठंडी जमीन को महसूस किया। पाँव को आहिस्ता आहिस्ता आगे संगीत बढ़ाते हुए उसने पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। सीढ़ी पुख्ता थी, अंधेरे में वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसने संगीत पैरों से सीढ़ी को टटोलते हुए दूसरा कदम बढ़ा दिया। ठंडी हवा का एक और झोंका उसके जिस्म से टकराया। कुछ देर पहले महसूस होने वाली घुटन खत्म हो गई। उसने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा और सर उठाकर तारीकी में ऊपर देखने की कोशिश की। वो लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। शाकिर बाबा उसकी संगीत गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आ गए। अस्सलाम वालेकुम शाकिर, संगीत बाबा, कैसे हैं आप? उसने हमेशा की तरह उन्हें देखते ही कहा। मैं ठीक हूँ छोटे साहब, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। उसने गाड़ी की संगीत चाबी सेंटर टेबल पर रख दी और खुद सोफे पर बैठ गया। चाय लाऊं आपके लिए? शाकिर बाबा ने संगीत पूछा। हाँ, पिला ही दे। बाबा अपने कमरे में है। नहीं साहब, तो कुछ देर पहले बाहर गए हैं ड्राइवर के साथ। मैं तो उनसे मिलने आया था। कुछ पता है कब तक आएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं पता। बेगम साहिबा को पता होगा। मम्मी है घर पर? हाँ, वो अंदर है अपने कमरे संगीत में। उनको आपके आने का बताऊं? हाँ, बता दे। जुनैद ने सामने टेबल संगीत पर पड़ा हुआ मैगजीन उठा लिया। शाकिर बाबा वहां से चले गए। जुनैद कुछ संगीत देर मैगजीन के सफ़े पलटता रहा। फिर उसने मैगजीन दोबारा सेंटर टेबल संगीत पर उछाल दिया। सोफे की पुश्त से सर टिकाकर वो लाउंज में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। फिर एकदम वो कुछ चौंक गया। लाउंज की एक दीवार संगीत पर लगी हुई तस्वीर ने उसे चौंका दिया था। वो उठकर उस दीवार की तरफ चला गया। तस्वीर को करीब से देखने पर वो कुछ देर तक पलके संगीत भी नहीं झपका सका। आ रही थी और दिल, दिमाग, किस्मत और जिंदगी की चारों लकीरों संगीत पर खून के नन्हे मुन्ने कतरे नजर आ रहे थे। वो कतरे इतने छोटे संगीत थे कि टपकने के बजाय अपनी जगह पर टिके हुए थे। जुनैद ने झुककर तस्वीर के नीचे मौजूद कैप्शन डिज़ायर ख्वाहिश पढ़ा। उसने खड़े होकर एक बार फिर तस्वीर पर नज़र दौड़ाई और वो चंद लम्हों के लिए एक बार फिर दम बक हो गया। वो उल्टे पैरों 3-4 कदम पीछे गया और रुककर उस तस्वीर को देखा। दूर से देखने पर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो एक टर्नमंड दरख्त के अलावा कोई और चीज़ हो सकती है, मगर करीब आने पर कोई भी जान सकता था कि वो दरख्त नहीं, एक हाथ है। जुनैद ने एक गहरा सांस लेकर कुछ सताइशी अंदाज में संगीत सर हिलाया और आगे बढ़कर तस्वीर पर मुसव्विर का नाम ढूंढने लगा। उम्मे नाम से उसे अंदाज़ा संगीत नहीं हुआ कि मुसव्व औरत है या मर्द, मगर वो जो भी था कमाल का आर्टिस्ट था। उसके हाथ में गज़ब की परफेक्शन थी। जुनैद खुद भी आर्टिस्ट था और वो किसी भी पेंटिंग की खूबियों और खामियों को संगीत लम्हों में जान लेता था, मगर इस तस्वीर में उसे कोई खामी नज़र नहीं आई। स्ट्रोक्स कमाल के थे, एंगल्स, संगीत में कोई गलती नहीं थी, शेड्स बिल्कुल मुतवाज़िन थे। उसने तस्वीर का कैप्शन एक बार फिर ख्वाहिश डिज़ायर दोहराया। उसने इस तस्वीर संगीत को पहले लाउंज में नहीं देखा था और अब इस तस्वीर ने लाउंज में लगी हुई बाकी तमाम तस्वीरों की खूबसूरती और अहमियत मांद कर दी थी। शाकिर बाबा चाय लिए जुनैद के पास चले आए। यह तस्वीर पहले यहाँ नहीं थी। जुनैद ने चाय का कप थामने के बाद कहा, यह बेगम साहिबा संगीत चंद दिन पहले लाई हैं। शाकिर बाबा उसे बताकर चले गए। वो इस तस्वीर के सामने खड़ा चाय पी रहा था जब नुसरत लाउंज में दाखिल हुई। इस बार बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाए है जुनैद। उन्होंने उसे देखते ही कहा।
जुनैद उनकी जानिब मुड़ा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? बस बहुत मशरूफ रहा इसी वजह से। नुसरत ने उसके पास आकर उसके गाल थपथपाए। मम्मी, ये पेंटिंग कहाँ से खरीदी है आपने? ये क्लब में बिकने आई थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। किसने बनाई है ये तो मुझे नहीं पता। आप ये पेंटिंग मुझे दे दें, मैं आपको इसकी कीमत देता हूँ। जुनैद में वक्त जाया किए बगैर फरमाइश की, कीमत की बात मत करो, तुम ले जाओ। नुसरत ने कहा, नहीं मम्मी, ये खासी महंगी होगी, मैं इस तरह नहीं लेकर जाऊंगा। जुनैद ने सोफे पर बैठते हुए कहा। नुसरत भी उसके करीब बैठ गई। नहीं, महंगी नहीं है, बस इसका फ्रेम महंगा है, वो मैंने खरीदने के बाद करवाया है, वरना इसकी कीमत सिर्फ 2000 है। जुनैद को यकीन नहीं आया। उसने एक बार फिर उस तस्वीर पर नज़र दौड़ाई। आई डोंट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सिर्फ 2000? इट्स क्रिमिनल, ये तो जुर्म है। इस तरह के आर्ट को इस तरह इस कीमत पर बेचना, ये कौन अहमक है मम्मी? बहरहाल मम्मी, अगर दोबारा वहाँ इस आर्टिस्ट की कोई पेंटिंग्स आई तो आप मेरे लिए खरीद लीजिएगा। ठीक है, मैं याद रखूंगी। अब तुम बताओ फैक्ट्री कैसी चल रही है? नुसरत ने बात का मौजू बदलते हुए कहा। उसने बारिश की आवाज़ को तेज़ होते सुना और एक झटके के साथ अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब बंद कर दी। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सर उठाकर उसने लकड़ी और गारे से बनी हुई छत का वो कोना देखा, जो हर साल की तरह इस बार भी रिसना शुरू हो चुका था। और अब इसके नीचे रखा जाएगा एक अध बर्तन, और इस बर्तन में गिरती हुई बूंदों की भयानक आवाज़ सारी रात मुझे सोने नहीं देगी। वो बड़बड़ाई। अपनी चारपाई पर गोद में किताब लिए दांतों से बाएं हाथ के नाखून कतरते हुए वो बहुत ज्यादा बेचैन लग रही थी। कमरे के खुले दरवाजे से अब सिर्फ बारिश की आवाज़ नहीं आ रही थी। मामा जान के तेज कदमों के साथ सहन से चीज़ें उठाकर बरामदे में रखने और फिर उन्हीं कदमों के साथ वापस जहन में जाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। बारिश जब बरसना शुरू हुई, उस वक्त मामा जान कमरे में नमाज पढ़ने में मशरूफ़ थी, और नमाज से फारग होते हुए बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी। दुआ से फारग होते ही नमाज उठाने के बजाय वो तकरीबन भागती हुई बाहर सहन में गई और चीज़ें समेटना शुरू कर दी। मरियम ढीठों की तरह किताब खोले बैठी रही। मामा जान ने उसे चीज़ें उठाने के लिए नहीं बुलाया था। बंद किए वो तल्खी से सोच रही थी, ये सब मामा जान की अपनी चॉइस है, फिर उनकी मदद क्यों की जाए? उन्हें सब कुछ खुद ही समेटना चाहिए। कम से कम उन्हें ये एहसास तो होगा कि ये सब कुछ कितना डरावना है। मगर मामा जान को ये एहसास कभी नहीं हो सकता। उसने एक गहरा सांस लेकर अपने चटकते हुए आसाब पर काबू पाने की कोशिश की। अब ये बारिश बरसती रहेगी और चंद घंटों के बाद सहन में गली का गंदा पानी आ जाएगा। इतना पानी कि हम बरामदे से सहन के दरवाजे तक भी नहीं जा सकेंगे जब तक उस गंदे पानी में पाँव ना धर ले। और फिर हम जैसे घर के बजाय एक जजीरे पर बैठे होंगे, खुकी के इंतज़ार में कब बारिश रुके, कब पानी ढले, कब गारे से कीचड़ में तब्दील हो जाने वाले सहन की वो ईंटें नजर आए जो 15 फीट लंबे सहन के बैरूनी दरवाजे और बरामदे को आपस में मिलाती है, और जिनके बगैर बारिश के बाद सहन के कीचड़ में से गुजर कर जाना नामुमकिन है। और ये सब कुछ मेरा मुकद्दर आपने बनाया है मम्मा जान, वरना मैं इस सब के लायक तो नहीं हूं। उसके होठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। बरामदे में से अब उस बकरे की बोझाक संगीत आवाज सुनाई दे रही थी जिसे साल के शुरू में खरीदा जाता था और फिर पूरा साल पालने के बाद कुर्बानी दी जाती थी। वो उन तमाम बकरों की गंदगी और आवाज़ों से तंग संगीत आ चुकी थी जिन्हें होठ संभालने से लेकर अब तक हर साल वो देखती आ रही थी। बचपन में उसे वो अच्छे लगते थे, वो उनके साथ खेलती थी। शोर संगीत संभालने के बाद उसे उनसे नफरत होना शुरू हो गई थी। उन बकरों का रंग संगीत बदल जाता था, मगर उसे उनकी आवाज़ हमेशा पहले जितनी ही भयानक लगती। अब उसे उन मुर्गियों की आवाज़ संगीत सुनाई देने लगी थी जो उसके घर का एक और बुनियादी जूस थी।
वो उन्हें बर्दाश्त कर लेती थी। उसे उनसे बकरे जितनी नफरत नहीं थी, मगर नफरत थी। और बर्दाश्त करने की वाहिद वजह ये संगीत थी कि वो वक्तन फ़वक्तन उनके अंडे इस्तेमाल किया करती थी, और कभी कभार गोश्त भी। उसकी वाहिद अय्याशी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत, वो ज़िंदगी में जिस चीज़ संगीत को भी इस्तेमाल के काबिल पाती, उसकी खामियों को नज़रअंदाज कर देती थी। अभी तक उसे संगीत उस बिल्ली की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, जो उसके घर का एक और अहम हिस्सा थी। बकरे की तरह उसे उस बिल्ली से भी नफरत थी, क्योंकि वो बकरे की तरह उसे भी बोझ समझती थी। बाज़ दफ़ा उसे ये अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाता कि उसे किससे ज़्यादा नफरत थी, बकरे से या बिल्ली से। कौन इस घर पर ज़्यादा बोझ था? बकरा साल में कम से कम एक बार तो काम आ जाता था, और बिल्ली कभी नहीं। उसे याद था वो कब आई थी और इससे पहले कितनी बिल्लियां इस घर में रह चुकी थी। हर बिल्ली के मरने के कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई दूसरी बिल्ली खुद ब खुद ही वहां आ जाती, और मामा जान उसे गुस्सा आने लगा। उसे याद आया पिछली बिल्ली की वजह से वो कितनी संगीत टेंस रही थी। वो गली में से गुजरते हुए किसी मोटरसाइकिल से टकरा गई थी, और उसका पिछला धड़ मफलूस हो गया था। वो अपनी जगह से किसी दूसरी जगह जाने के काबिल भी नहीं रही थी। ज्यादा से ज्यादा चंद कदम रेंगती, फिर जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। मामा जान ने उससे छुटकारा पाने के बजाय किसी शेरखार बच्चे की तरह उसकी देखभाल शुरू कर दी थी। मरियम को मतली होने लगती जब वो मामा जान को उस बिल्ली की गंदगी साफ करते देखती। उसे हैरत होती, मामा जान को घिन क्यों नहीं आती। बिल्ली दिन में जितनी बार गंदगी संगीत फैलाती, मामा जान उतनी बार ही उसे साफ करती। गर्म पानी से उसे नहलाया जाता, उसके पिछले धड़ की मालिश की जाती कि वो बिल्ली को उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दे। 1 साल तक उस संगीत बिल्ली की इसी तरह देखभाल होती रही। फिर एक दिन वो बिल्ली मर गई। उस दिन मामा जान ने सारा संगीत दिन कुछ नहीं खाया। मरियम ने खास तौर पर उस दिन खाना पकाया। वो बहुत खुश संगीत थी। बिल्ली से जान छूट गई। 2 हफ्तों के बाद एक सुबह संगीत फिर उसने मामा जान के पास बिल्ली का एक बच्चा देखा, और उसका जी चाहा वो अपना सर संगीत पीट ले। पिछले बहुत से सालों से ऐसा ही होता रहा था। मामा जान एक बार फिर खुश थी, यूं जैसे उनके घर का कोई फर्द वापस आ गया हो। हाँ, मामा जान के पालतू, मैं बकरा, मुर्गियां और बिल्ली, वो कहते हुए एक बार संगीत फिर तल्फी से मुस्कुराई। और इन सब में से मामा जान के नज़दीक सबसे कम अहमियत किसकी है? मरियम की। वो एक बार फिर बड़बड़ाई, सारा साल इन जानवरों की जगह बदलती रहती थी। गर्मियों में वो सहन में होते, बरसात संगीत में, बरामदे में, और सर्दियों की रातों को इसी कमरे में। बाज़ दफ़ा मरियम संगीत का दिल चाहा वो वहाँ से भाग जाए। एक छोटे से कमरे, बरामदे, गुसलखाने और सहन संगीत पर मुश्तमिल इस 3 मरला घर से उसे वहशत होती थी, जहाँ कुछ भी नहीं था। ना फ्रिज, ना टीवी, ना हीटर, गीज़र, कुछ भी नहीं। 5 दफ़ा जब वो मामा जान से संगीत उलझ रही होती तो कहती, आपने बिजली कैसे लगवा ली? मुझे हैरत है। इसके बगैर भी तो गुजारा हो सकता था। दिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल टहने जलाई जा सकती है, या फिर मशलें रोशन करके दीवारों पर टांगी जा सकती है। मामा जान संगीत खामोशी और सुकून के साथ उसकी बात सुनती रहती। उसे उनकी खामोशी से चिढ़ थी और सुकून से नफरत। उसका ख्याल था ये वो हथियार थे जो सिर्फ उसे ज़ीर करने के लिए इस्तेमाल करती थी। बारिश मुसलसल तेज होती जा रही थी। मरियम का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसे हर मौसम की बारिश से नफरत थी, मगर बरसात की बारिश, उसका दिल चाहता कि इस मौसम में वो किसी सहरा में जा बैठे, जहां पानी का एक कतरा तक ना हो। चाहे पीने के लिए भी पानी ना मिले, मगर बस पानी ना हो। इस मौसम में कीचड़ भरे सहन, और फिर
उस मोहल्ले की गलियां से गुजर कर जाना उसके लिए सबसे अजियतनाक काम होता था। वो किसी भी तरह अपने कपड़ों को कीचड़ या गंदे पानी के छींटों से बचाए बगैर वहां से नहीं गुजर सकती थी, और गंदे कपड़ों गंदे के साथ उस कॉलेज जाना जहां वो पढ़ती थी उसके लिए डूब मरने के बराबर था। उसके पास इसका एक ही हल होता था। जिस दिन बारिश होती वो कॉलेज ना जाती। बाज़ दफ़ा लगातार कई दिन बारिश होती रहती और फिर उसे दिल पर ज़बर करते हुए कॉलेज जाना ही पड़ता था। और तब अपने पचों और शर्ट के दामन पर लगे हुए कीचड़ पर पड़ने वाली नज़रें देखकर उसका दिल ज़मीन में जिंदा गड़ जाने को चाहता। लिबास अच्छा और कीमती हो तब भी कीचड़ का धब्बा लिबास को बेकीमत कर देता है, और लिबास सस्ता और भद्दा हो तो फिर उस पर कीचड़ का धब्बा लिबास को बेकीमत नहीं करता, पहनने वाले को बेवक्त कर ज्यादा देता है। उसने मामा जान को कमरे में आते देखा और एक बार फिर किताब खोलकर चेहरे के सामने कर ली। वो पूरी तरह शराबोर थी। उनके कपड़े जिस्म से चिपके हुए उनके कमज़ोर जिस्म की हड्डियों को बहुत नुमाया कर रहे थे। उन्होंने नमाज के लिए अपने सर और जिस्म के गिर्द लिपटी हुई चादर उतारी और चादर को चारपाई पर सूखने के लिए फैला दिया। उसके बाद वो जाए नमाज उठाकर तया करने लगी थी। मरियम कन अखियों से उन्हें देखा। वो जाए नमाज रखते हुए कमरे के एक कोने की छत को देख रही थी, जो खिलाफी मामूल इस साल बरसात में नहीं बरस रहा था। और फिर उनके चेहरे पर जैसे एक फक्रिया मुस्कुराहट नमोदार हुई। इस बार इस साक्षी कोने से पानी नहीं टपक रहा। बारिशों को शुरू हुए कितने दिन हो गए हैं, फिर भी ये हिस्सा पहले की तरह खुश है। उन्होंने पलटकर मरियम मामा जान से कहा, हाँ, इस बार आपने कंक्रीट जो बिछा दिया है सारी चालत पर, भला छत टपकने की हिम्मत कैसे कर सकती है। मरियम ने छत के दूसरे टपकते हुए कोने को देखते हुए बुलंद आवाज में कहा और दोबारा अपनी नज़रें किताब पर जमा दी। मामा जान उसकी बात पर कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गई और थोड़ी देर बाद वो कमरे के अंदर मिट्टी का एक प्याला लेकर आई थी, जिसे उन्होंने छत से रिसने वाले उन कतरों के ऐन नीचे रख दिया। हर बार बरसात आने से पहले मामा जान छत की लिपाई करती थी। कई साल पुराना ये घर और उसकी छत आहिस्ता आहिस्ता बोसीदा होते जा रहे थे। छत अब कई सालों से मुसलसल हर साल बरसात के मौसम में टपकती थी, और मामा जान अब पिछले 3 सालों से छत को मज़ीद किसी नुकसान से बचाने के लिए उस पर गारे की लिपाई करने से पहले प्लास्टिक की एक शफाफ शीट उस पर बिछा देती और फिर उस शीट के ऊपर गारे की लिपाई करती थी। अब तक छत पर 3 सालों में 3 शीटों का इजाफा हो चुका था, मगर मज़ीद फिर भी बारिश का पानी किसी न किसी तरह रास्ता बना ही लेता। इस बार अलबत्ता सिर्फ एक कोना ही रिस रहा था। बरसात से पहले हर साल घर में होने वाला ये तामीराती काम भी उसे नापसंद था, क्योंकि मामा जान सहन के बीचों बीच सहन कई दिन गारे और मिट्टी का कीचड़ हाथों और पैरों से गूंथती रहती थी। उन दिनों उनके हाथ और पांव कोहनियों और घुटनों से कुछ नीचे तक हर वक्त कीचड़ से लथड़े रहते थे। मरियम को ये कीचड़ देख देख कर घिन आती रहती थी। उन दिनों मामा जान अगर अपने हाथ पांव अच्छी तरह धोने के बाद भी उसके लिए रोटियां पकाने डगर में की कोशिश करती तो वो कभी खाने पर तैयार ना होती। उसे तब उनके कीचड़ साफ हाथ भी गंदे ही लगते थे। मामा जान को उसकी इस नापसंदीदगी का पता था, इसलिए इन दिनों वो खुद उसके लिए रोटी पकाने के बजाय बाजार से रोटी मंगवा लिया करती थी। कमरे में चलता धूप हुआ पंखा अपने कई साल पुरानी मखसूस आवाज़ के साथ उसके इश्तियाल को और हवा दे रहा था। उसे बचपन से इस आवाज़ पंखे की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि उसका ख्याल था, अब अगर उसे किसी ऐसे कमरे में सोना पड़े
जहां चलता हुआ पंखा बेआज हो तो उसे नींद नहीं आएगी। मेरे लिए तभी कोई एयर कंडीशनर नहीं होगा, सिर्फ ये बेहुदा और घटिया पंखा ही होगा। उसने पंखे पर नजरें जमाते हुए एक बार फिर कुड़कर सोचा था। बहुत दफा मामा जान से झगड़े के बाद उसका दिल चाहता था कि किसी वक्त चलता हुआ ये पंखा ही उसके ऊपर गिर पड़े। कम से कम तभी तो इसका कोई फायदा इसको खुश कर जाए। नो कंफर्ट्स, नो लग्जरीज, जस्ट कंटेनमेंट टू हेल्प विद योर कंटेनमेंट्स। मामा जान वो जहरीले लहजे में बड़बड़ाई। इंसान टूटी दीवारों, उखड़े फर्श, रिश्ती हुई छत, 4-6 जानवरों, 101 पौधों और ख्वाहिशों की कब्रों के साथ कितनी देर खुश रह सकता है? बल्कि कितनी देर रह सकता है, और आखिर इंसान रहे क्यों? अगर उसके पास बेहतर मौके हैं तो क्यों उनका फ़ायदा ना उठाए? मगर मामा जान तो ये सब कुछ कभी सुनना ही नहीं चाहेंगी। लेकिन अगर वो कुएं का मेंढक बन गई है तो मैं भी कुएं का मेंढक क्यों बनूं? उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली है और मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है। अगर उनका ये ख्याल है कि मैं इस घर में उनकी तरह जानवरों और पौधों के साथ खुश रह सकती हूँ, तो वो गलत सोच रही है। ये घर मेरी मंजिल नहीं है। कम से कम मैं यहाँ तो जिंदगी नहीं गुजार सकती। उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो पा रहा था। इन गंदे लोगों के दरमियान मैं तो जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं तो उनमें से नहीं हूँ। बहुत दफ़ा का सोचा हुआ जुमला एक बार फिर उसके दिमाग में गूंजा था। कितनी देर बांध कर रख सकती हैं मामा जान मुझे? एक ना एक दिन तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मुझे मामा जान की तरह अपनी जिंदगी यहाँ बर्बाद नहीं करनी। वो बेचैनी के आलम में एक बार फिर अपने नाखून कतरने लगी। मामा जान एक बार फिर कमरे में आ चुकी थी। उसने एक बार फिर किताब चेहरे के आगे कर ली। वो अब खुश कपड़ों में मलबूस थी। कमरे में आने के बाद उन्होंने कमरे में फैली हुई चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया, और ये फैली हुई चीज़ें सिर्फ मरियम ही की मिल्कियत थी। उसका एज़ल, पेंट, कलर ब्रश, किताबें, कलर्स, सब कुछ हमेशा की तरह कमरे में फैला हुआ था। वो सुबह से कमरे में पेंटिंग कर रही थी, और जो चीज़ उसने जहाँ रखी थी काम के बाद भी वहीं छोड़ दी थी। उसकी ये आदत भी नई नहीं थी। हमेशा मामा जान ही उसकी इधर उधर फेंकी और फैलाई हुई चीज़ों को समेटती रहती थी। उसे ये चीज़ भी कभी एहसान या मदद नहीं लगी थी। वो उसे भी हमेशा हक समझकर करवाया करती थी। जितनी तकलीफ़देह जिंदगी मैं मामा जान की वजह से गुजार रही हो, अगर उसकी तलाफ़ी के लिए वो ये छोटी मोटी इनायत मुझ पर कर देती है, नहीं करती। वो अगर मेरी बात मान ले तो उन्हें कभी मेरे लिए ये सारी जहमतें ना उठानी पड़े, क्योंकि फिर मैं संगीत उन्हें इस तरह के कामों का कोई मौका ही नहीं दूंगी। लेकिन मामा जान, वो अगर अपनी जिद पर कायम संगीत है तो फिर ठीक है, मैं भी उन्हें तकलीफ क्यों ना पहुंचाऊं। उठाती फिर रही ये सारी चीज़ें। वो बहुत ज़्यादा मुंतकिम होकर सोच रही थी। तुमने चाय नहीं पी? वो चीज़ें समेटते समेटते संगीत उसकी तिपाही के पास आई, और तभी उनकी नज़र तिपाही पर रखे हुए चाय के कप पर पड़ी, जिस पर अब्बाई की तह जम चुकी थी। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मुझे चाय नहीं पीनी। आप फिर भी कब यहाँ संगीत रख गई थी? उसने किताब पर नज़रें जमाए हुए कहा। मैंने तुम्हें संगीत चाय इसलिए दी थी क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया। उन्होंने उसकी किताबें तिपाही पर रखते हुए कहा। मैं अब कभी खाना नहीं खाऊंगी, कभी नहीं, कम से कम इस घर से नहीं। जिद क्यों कर रही हो मरियम? वो उसके करीब बिस्तर पर बैठ गई। मैं जिद नहीं कर रही, आप जिद कर रही हैं। उसने एक झटके से किताब बंद कर दी। मैं जो कुछ संगीत कर रही हूँ तुम्हारे फायदे के लिए कर रही हूँ। प्लीज़ मामा जान, आप ये जुमला मत बोला करें। आप मेरा फ़ायदा मत चाहें। मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारने दें। मेरी खुशियों के रास्ते में रुकावट ना बने। उसने बेजारी से कहा। मैं तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बन रही हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर आपको मेरी इतनी परवाह होती मामा जान, तो मैं यहाँ थक के ना खा रही होती। आप मुझे लेकर इंग्लैंड चली जाती। मेरा कोई मुस्तकबिल होता वहाँ। मैं आज वहाँ एक बड़ा नाम होती। मगर आपने ये सब नहीं किया। आपने हमेशा जिद की, अपनी मनमानी की। आपने मुझे हर चीज़ के लिए तरसा दिया, हर सहूलत के लिए खार किया, और अब आप ये कह रही हैं कि आप चाहती हैं कि मुझे कोई नुकसान ना पहुँचे। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई सहूलत या लग्जरी आ जाएगी
तो मुझे नुकसान पहुंचेगा। मुझे शहरत मिल जाएगी तो मुझे नुकसान पहुंचेगा। मेरा काम सराहा जाएगा तो मुझे नुकसान पहुंचेगा। मेरा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा तो मुझे नुकसान पहुंचेगा। मामा जान खामोशी से उसकी बातें सुनती रहीं। चाय और बना दूं? अपनी बात के जवाब में उनके मुंह से निकलने वाले जुमले ने उसे और भड़का दिया। मामा जान, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। आप मेरी जिंदगी को अपने तरीके से चलाने की कोशिश ना करें। अपने उसूलों को मेरे सर पर मत थोपे। वो उसके पास से उठ गई। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है मामा जान। आपको मुझसे मोहब्बत होती तो आप मेरी बात मान लेती, मगर आप वो खामोश हो गए। मामा जान उसकी बात सुने बगैर कमरे से बाहर जा चुकी थी।